जय हिंद बच्चों। बिहार पुलिस के लिए संजीवनी बैच का ये दूसरा क्लास है और इस क्लास का संजीवनी बैच इसलिए नाम रखा गया है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे अगर सीरियस होकर और ठान ले पॉजिटिव मन से तो ये क्लास बिल्कुल उनके लिए संजीवनी होगा। उनको यार उनके लक्ष्य से ज़रूर मिलवाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग यार 14 सब्जेक्ट करने वाले हैं और इसको कंप्लीट करने वाले हैं यार 150 घंटा में। प्यारे बच्चों देखो, जगिए, पॉजिटिव बनिए, आशावान बनिए। जब तक यार पॉजिटिव होकर तुम लगोगे नहीं तब तक यार तुम्हारा मन नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको जानता हूँ, आप पढ़ाई से बहुत दूर भागने वाले बच्चे हैं, आप डर रहे हैं। तो यार जिस चीज़ से जितना डरिएगा वो चीज़ यार उतना ही डराएगा। और बच्चों, मैं यार पिछले 20 साल से आप ही लोग जैसे बच्चों के बीच में काम कर रहा हूँ और एक एक भाई बहुत सारे हजारों की संख्या में कमज़ोर बच्चों को यार डेवलप हम लोगों ने किया है, उसको इसके यार मंजिल तक पहुँचाया है। देखिए, सिर्फ आपको यार 5 दिन बताए हुए रास्ते पर चलना है। 6ठा दिन से तो यार आप खुद तेज हो जाइएगा, आपको खुद पढ़ने में इंटरेस्ट आपको लगने लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मात्र आपका यार ये दूसरा क्लास है। एक क्लास आपका यूट्यूब पर हम लोग का अपलोड हुआ है, तो त्रिशूल संस्थान चैनल पर वीडियो में जाइएगा तो आपको संजीवनी बैच क्लास 1 मिलेगा। तो जो बच्चों को यार क्लास वाला छूट गया है, आप सिर्फ यार उसको कंप्लीट कीजिए। वैसे यार 5 दिन का टास्क आप कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल देखिए आप जीत जाइएगा। आप जब तक डरिएगा ये पढ़ाई आपको डराता रहेगा और ये डर फिर कभी भी यार आपको सुख नहीं देगा, मंजिल नहीं देगा। तो मंजिल को प्राप्त करना है तो अपने आप को बेहतर कीजिए। चलिए भाई, इस बैच का नाम संजीवनी बैच क्यों रखा गया है? देखिए, कल मैंने यार जीके में, प्यारे बच्चों, कल मैंने जीके में आपको कुछ टॉपिक किया और आपको मैंने यार नोट्स बनाने के लिए कहा था। तो जो जो बच्चे इसका नोट्स बनाए होंगे उनको आनंद आएगा। हम लोग का तरीका यही रहेगा कि पीछे के चीज़ को यार रिवाइज करना और आगे यार धीरे धीरे बढ़ते रहना। और ये जब 150 घंटे का आप सफ़र तय कर लेंगे तो आपका यार 14 सब्जेक्ट में यार मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी सब आता है। और जिसका यार इतना चीज़ सही हो जाएगा उसका यार तैयारी तो हर कंपटीशन के लिए हो, मतलब कि वो सही है। वो किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसका यार हर चीज़ के लिए यार बेस ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, यार पहला टॉपिक हम लोगों ने यार ओलंपिक डिस्कस किया था। तो ओलंपिक पुराना जो प्राचीन हुआ था 776 ईसा पूर्व, जो आपने नोट्स बनाया है उसका लीजिए आनंद। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896, प्यारे बच्चों जानते हैं आप। और यार ओलंपिक का झंडा 1913। कबूतर कितने रंग हैं? तो 5, बिल्कुल जानते हैं, ब्लू, काला, लाल, नीचे से यार इधर पीला और इधर हरा। और किस पट्टी पर है? तो सफ़ेद पट्टी पर। लेकिन भारत ने यार ओलंपिक में कुल कितने पदक लिए हैं? तो 35 में यार गोल्ड कितना? तो 10। प्यारे बच्चों, पिछला ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में। और टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ उसमें यार भारत ने सर्वाधिक पदक लिए हैं यार 7। और हमने ने यार इस 7 खिलाड़ी का नाम भी डिस्कस किया था। गोल्ड 1 आया था नीरज चोपड़ा, सिल्वर 2 आया था, है ना? कौन? तो प्यारे बच्चों, चांगू, मीराबाई चांगू भारोत्तोलन में, और अभी दहिया, और 4 कांस आया था। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा गोल्ड हम लोगों ने किस में लिया? तो हॉकी में। भारत ने यार पहला पदक कब जीता? तो 1928। और 1936 में प्यारे बच्चों क्या हुआ था ओलंपिक में? तो रिले, भाई मसाल रिले का शुरुआत हुआ था। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, देखिए आपका कमेंट, आपका शेयर, आपका लाइक बहुत अहमियत रखता है। आप खुद जान रहे हैं, जो कल क्लास किया है उसको यार ये बड़ा आनंद मतलब किसी क्लास में नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्टेड है, कितना भी कमज़ोर है, उसको मैं तैयार कर दूंगा। कल हम लोगों ने यार जलप्रपात का बात किया था प्यारे बच्चों, है ना? ठीक कल टाइम लग गया था। अब रिवाइज करना है तो ये 2 मिनट में हो जाएगा यार।
देखो यार, सबसे फेमस जलप्रपात गरसोप्पा, जो जिसका नाम मैंने क्या बताया था, महात्मा गांधी जलप्रपात। किस नदी पर? शरावती नदी पर, कर्नाटक। कर्नाटक के में हमने यार 4 जलप्रपात आपको बताया। दूसरा नंबर पर इंपॉर्टेंट बताया कौन? कुचिकल। कुचिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वह भारत का यार सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बराही नदी पर। इसकी ऊंचाई करीब यार 455 मीटर है। प्यारे बच्चों, तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था यार शिवा समुद्रम, कावेरी नदी पर। यहाँ पहला पनबिजली परियोजना लगा था 1904 ईस्वी में। बिल्कुल आपको यार याद होगा ये बात, 1904 ईस्वी में पनबिजली। लेकिन यार भारत में पहला बार पानी से बिजली निकालने का जो काम हुआ वो 1897 में। कितना मज़ा आ रहा होगा जो बच्चे नोट्स बनाए हैं। और जो बच्चे नए हैं, बस यार एक ही क्लास को तो आपको कंप्लीट करके आना है। कल के क्लास में देखिए कितना अच्छा से यार हम लोगों ने जीके का भी टॉपिक डिस्कस किया, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिस्कस किया, इंग्लिश का भी एक पोर्शन डिस्कस किया। करिए तो देखिए मज़ा अपने आप आएगा। तो भारत में पहला पनबिजली यार 1897 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, और ये एशिया का सबसे पहला पनबिजली बना 1897 दार्जिलिंग में। लेकिन परियोजना मतलब कि संयंत्र जो डेवलप किया गया 1904 में, कहाँ? शिवा समुद्रम, कावेरी नदी के, भाई कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम। तीसरा यार, चौथा जो आपको जलप्रपात कर्नाटक से मैं बताया था वो था यार गोकक। गोकक तो यार कर्नाटक से 4 ही तो जलप्रपात मैंने बताया। कौन? तो आपको यार जो गरसोप्पा, और क्या इसी को कहते हैं महात्मा गांधी, शरावती नदी। सबसे ऊंचा आपको यार जलप्रपात कुचिकल भारत का। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जब पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, याद आया? एंजिल। दुनिया का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है ये एंजिल है भाई। और ये कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल। प्यारे बच्चों, फिर हम लोगों ने यार झारखंड का एक जलप्रपात का बात किया था, हुंडरू, स्वर्णरेखा नदी। क्लियर? फिर हम लोगों ने यार गोवा का एक जलप्रपात का बात किया था, कौन सा? तो दूध सागर, मांडवी नदी। फिर यार हम लोग यार उत्तराखंड का एक जलप्रपात का कल हम लोगों ने जिक्र किया था, केम्प्टी यमुना नदी पर, उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, फिर मध्य प्रदेश का यार हम लोग जलप्रपात, देखो इतना जितना मैं जलप्रपात बोल रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, हम लोग यार मध्य प्रदेश के जलप्रपात का डिस्कस किए थे। क्या? सबसे पहले धुआंधार, नर्मदा नदी, और कहाँ? तो जबलपुर। दूसरा आपको यार दूध, देखो यार सागर गोवा में है, लेकिन दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक और जलप्रपात का चर्चा हम लोगों ने किया था, वो कौन सा जलप्रपात प्यारे बच्चों? तो चचाई, याद करो, किए थे ना चचाई। और छत्तीसगढ़ का हम लोगों ने एक जलप्रपात का बात किया था, और बात करने का कारण इसलिए था कि उस जलप्रपात का नाम तो यार मैंने आपको लिखवाया था, क्या? चित्रकूट। लेकिन यार ये कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। और भारत का है ये नियाग्रा फॉल। याद आया? हुआ रिवाइज अच्छा से? और हुआ हो और मज़ा आया हो तो कमेंट करने में पीछे मत रहिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना आप सपोर्ट कीजिएगा भाई उतना ही आत्मा से हम आपके लिए रमेंगे। और बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, इस व्यवस्था में चलिए, सिर्फ आपको जुड़ना है। देखिए कल्याण तो अपने आप होगा। प्यारे बच्चों, तीसरा जो जीके में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था यार कुछ संस्था के बारे में हम लोगों ने बात किया था। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में बना, हुआ था बात हम लोग का, हुआ था ना। DRDO 1958 में बना प्यारे बच्चों। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में आपको यार इसरो बना। और इस 15 अगस्त 1969 में मैंने आपको क्या क्या बहुत सारा पॉइंट बताया था। क्या क्या पॉइंट? कल का क्लास कर लो प्यारे बच्चों, नया बच्चा से ही गुजारिश है कि कल वाला क्लास कर लो, जुड़ो, फिर देखो आनंद 4 गुना ज़्यादा। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1969 में बना यार इसरो। और क्या क्या हुआ? 1969 में ही आपको यार तारापुर है ना जी, परमाणु तापीय ऊर्जा केंद्र तारापुर 1969 में बना।
1969 में ही यार आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में ही हुआ। और 1969 में ही आपको यार पहला इंसान, दुनिया का पहला इंसान जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो प्यारे बच्चों चांद पर गया। और ये कहाँ का था? अमेरिका का। और जिस जहाज से गया उसका नाम था यार अपोलो 11। अपोलो 11 ये थे ना बात हम लोग। तो 1954 में भाभा, 58 में क्या तो DRDO है ना जी। 1968 में आपको यार रॉ बना, RWA रॉ, 1968 ईस्वी में बना। सूचना का अधिकार पर बात हम लोग ने किया था प्यारे बच्चों। 12 मई 2005 को यार संसद में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को ये यार लागू हो गया है ना। और राष्ट्रपति थप्पा कब लगाए थे? तो राष्ट्रपति का ठप्पा इस पर लगा था यार 15 जून को 2005। जनधन योजना पर कल हम लोगों ने बात किया था प्यारे बच्चों। 15 अगस्त 2014 को अनाउंसमेंट हुआ और जनधन योजना का शुरुआत आपको यार 28 अगस्त 2014 से हुआ प्यारे बच्चों। हम लोगों ने जीके में उजाला योजना याद रखिए, याद आए 1 मई 2016। उज्ज्वला योजना गैस वाला, हाँ उज्ज्वला, देखो उज्ज्वला 1 मई 2016 और उजाला योजना 1 मई 2015। उजाला योजना का संबंध किससे है? तो LED से, LED से। तो जगिए। तो जीके में हम लोग यही टॉपिक डिस्कस किए थे। चलिए अब जीके के सफर को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। और जो मेरे पक्के विद्यार्थी हैं, जब तक यार इस मुहिम को बड़ा नहीं करोगे कैसे मजा आएगा। कल देखिए ओलंपिक पर बात हम लोगों ने किया था प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ प्यारे बच्चों। अब एशियाई खेल से आपको यार कितना चीज़ दिमाग में रख लेना है। फिलहाल एक साथ ज़्यादा लोड करेंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ से चीज़ों को आपको यार नोट्स बनाना है प्यारे बच्चों। देखो यार जो पहला एशियाई खेल है, वो आपको यार दिल्ली में हुआ 8 मार्च 1951। 8 मार्च 1951। चलिए एशियाई खेलों से जो आपका संबंधित आज कितना आपको करना है, क्योंकि ज़्यादा लोड देंगे तो फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाइएगा। मतलब कि हम चाहते हैं कि एकदम बिल्कुल बनिए 0 लेवल से, क्योंकि पिछला बार आप लोग पढ़ रहे थे लेकिन डिसइंटरेस्टेड होकर पढ़ रहे थे। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए ना, तब देखिए कितना विकास होगा प्यारे बच्चों। देखो यार 8 मार्च 1951 ईस्वी से एशियाई खेल का शुरुआत हुआ। और इसका शुरुआत यार दिल्ली से हुआ। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ? दिल्ली। चूँकि एशियाई खेल है तो एशिया के जो देश हैं वे यार इसमें शामिल रहेंगे। अब इससे आपको दूसरा चीज़ जो याद रखना है आज के लिए, देखो यार भारत में 2 बार एशियाई खेल हुआ है ना। भारत में 2 बार एशियाई खेल हुआ। एक आपको हुआ यार 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में। तो एक प्रश्न बना कि भारत में यार एशियाई खेल कितना बार हुआ? तो 2 बार। एक बार 1951 ईस्वी में और अगला बार 1982 ईस्वी में। दोनों यार आपका दिल्ली में ही हुआ प्यारे बच्चों। देखो हर खेल का ना कुछ शुभंकर होता है, कुछ मतलब कि प्रतीक चिन्ह होता है ना। तो एशियाई खेल में जो शुभंकर जिसको इंग्लिश में मस्कट कहते हैं है ना। तो एशियाई खेलों में यार शुभंकर है ना। शुभंकर की शुरुआत आपको यार 1982 दिल्ली एशियाई खेल से हुआ। चलिए अब आते हैं यार 2023 में, घबराना नहीं है। 2023 में देखो यार 2023
है ना। कहाँ हुआ? तो चीन में। और चीन में जहां हुआ, इस जगह का नाम था यार हांगझाओ। नाम देखो भयंकर है। चीन में हुआ। प्यारे बच्चों, ये जो एशियाई खेल 2023 वाला जो चीन में हुआ है ना, अगला जो एशियाई खेल होना है आपको यार, तो वो होना है यार सऊदी अरब में। 4 साल बाद होता है, तो इसमें यार 4 साल जोड़ दीजिएगा, तो 2027 ईस्वी में जो एशियाई खेल होना है वो कहाँ होना है भाई? तो सऊदी अरब में होना है। सऊदी अरब में होना है। इतना चीज आप करेंगे, रखेंगे। अब देखो, जो एशियाई खेल 2023 में जो हुआ, अब तक भारत ने यार इसमें सर्वाधिक पदक जीता। सर्वाधिक, इतना सुनहरा एशियाई खेल हम लोग का कभी नहीं हुआ। तो भारत ने इसमें यार सर्वाधिक पदक जीता। पूछ लिया जाए कि भारत ने यार किस एशियाई खेल में सर्वाधिक पदक जीता, तो यार 2023। और चूंकि यार इसको स्क्रीनशॉट लेना है और इससे नोट्स बनाने का कला सीखिए। अब जो नोट्स कल वाला था उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए, और मैं इसी तरह से रिवाइज करा करा के आपको पढ़ाता रहूँगा। देखो कटाकट हो जाइएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, भारत ने यार इस एशियाई खेल में टोटल यार 107 पदक जीता। अब आप खुद समझते हैं 107 पदक, 107 खिलाड़ी का नाम है ना। अब भाई याद रखना संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव है कि भारत ने यार 107 पदक जो प्राप्त किया, उसमें यार 28 गोल्ड। जो संभव है तो समझिए उसका संभावना भी ज़्यादा है। 28 गोल्ड, 28 में 10 जोड़ दो तो यार 38 सिल्वर। और प्यारे बच्चों, इसमें 3 जोड़ दो तो 41 कांस्य। पूछा जाए कि अभी जो एशियाई खेल हो गया, ताज़ा ताज़ा मामला है, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आप खट से लिखे तो 7। इसमें यार 28 गोल्ड, 38 आपका यार सिल्वर है ना, रजत पदक किसको कहते हैं, और 41 कांस्य जिसको ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, भारत का पोजीशन, ये जो 2023 का एशियाई खेल हुआ, उसमें यार भारत का यार पोजीशन यार 4 नंबर पर है। अब देखो, ये पोजीशन का जो डिसीजन होता है वो यार आपको यार मेडल के हिसाब से होता है। जौन देश जितना ज़्यादा आपको मेडल लाया हुआ है, जैसे यार भारत ने यार इसमें कितना मेडल लाया, तो 100, मतलब जो आपको रैंकिंग का डिसीजन है वो आपको यार गोल्ड मेडल से है, तो आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों देखो यार, भारत 28 गोल्ड, चौथा नंबर पर है ना जी। पहला नंबर पर यार चीन, सीधे यार 201 गोल्ड, कोई तुलना ही नहीं है। दूसरा नंबर पर यार जापान, 52 गोल्ड। और तीसरा नंबर हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चा यहाँ पर मतलब आके पढ़ रहा है, तो तीसरा नंबर है ना जी, आपको कमेंट करना है कि तीसरा नंबर पर देश आपको कमेंट करना है। मेडल आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 42 गोल्ड, 42 गोल्ड। तो इस एशियाई खेल में फर्स्ट नंबर पर चीन 201 गोल्ड। मान लो यार भारत 300 मतलब कि सिल्वर और मतलब कि कांस्य ले आवे, लेकिन कोई एक गोल्ड लिए हुए है तो रैंकिंग में आगे है। रैंकिंग का डिसीजन गोल्ड मेडल से, तो चीन 201, जापान 52 गोल्ड, भारत चौथा नंबर पर 28 गोल्ड। और प्यारे बच्चों, ये 42 गोल्ड कौन लाया है, ये आपके जागरूकता का हमको देखना है ना, जो तीसरे नंबर पर स्थित है। चलिए आगे आते हैं। मज़ा आ रहा है और चाह रहे हैं कि नहीं ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू रहे, तो कंटिन्यू यार बिना मोटिवेशन का कैसे रह सकता है। अब जिसके लिए हम कर रहे हैं वो यार पढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है, जगने के लिए तैयार नहीं है, तो यार कोई भी आदमी थक जाता है। ऐसे देखिए, पिछला बार मैं पूरी तरह से सीरियस था,
आपको महावीर योद्धा बैच का क्या क्लास लिया। लास्ट में जो दिक्कत आया मेरा शारीरिक प्रॉब्लम के कारण एक मेजर ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं सबको मैंने सूचना दिया। अब मैं तो यही मान के चलता हूँ कि जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो भाई वो सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं सब, है ना। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न का, ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों अब देखो ये ग्रीनलैंड द्वीप, यहाँ इससे कितना नोट्स आपको बनाना है। देखो यार द्वीप से आपको यार प्रश्न मतलब कि रहेगा। तो देखो ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो अटलांटिक महासागर और यार आर्टिक सागर, है ना, अटलांटिक महासागर और आर्टिक सागर के बीच में है। बीच में प्यारे बच्चों, तो पहला बात ग्रीनलैंड पूछा जाए कि कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर और आर्टिक महासागर के बीच में। प्यारे बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप है। पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भाई ग्रीनलैंड। अब आर्टिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में ये जो स्थित है ये यार कनाडा, किस देश के अंतर्गत आता है, कनाडा, है ना जी। कौन सा देश के अंतर्गत आ रहा है, कनाडा। प्यारे बच्चों चौथा पॉइंट इससे आपको यार जो याद रखना है वो यार ये याद रखना है कि इसे लोगों का द्वीप कहते हैं, लोगों का द्वीप। पूछा जाए कि लोगों का द्वीप कौन, तो ग्रीनलैंड, नोट करना है। ग्रीनलैंड स्थित कहाँ है, अटलांटिक महासागर और आर्टिक महासागर के बीच में, कनाडा में, है ना प्यारे बच्चों। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। अब देखो यार द्वीप पर कितना चीज हमको दम बिल्कुल रखना है, इतना रखना है, इतना रखिएगा तो 99% है कि आपको मतलब इससे जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको टकराएगा कहीं पर भी। प्यारे बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है यार इंडोनेशिया, याद रखना है। और जो इंडोनेशिया द्वीप है प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वो यार उसका ज़्यादातर पार्ट यार हिंद महासागर में आता है और इसका यार कुछ पार्ट आपका है ना प्रशांत महासागर में भी आता है। दोनों सागर में ये फैला हुआ है, प्रशांत महासागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या दिमाग में रखना है प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जान ही गए, अटलांटिक महासागर और आर्टिक सागर के बीच कनाडा में स्थित है, सबसे बड़ा द्वीप है वो, द्वीप है वो, अकेला द्वीप है। देखो द्वीप क्या होता है कि स्थल का वो भाग, मान लो कि ये लैंड एरिया है और ये लैंड एरिया के चारों तरफ है ना जी जो जल है, तो स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहे, तो ये जो आपको यार स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहे वो द्वीप है। अकेला द्वीप में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, लेकिन द्वीप समूह मतलब छोटे छोटे द्वीपों का समूह। तो इस द्वीप समूह में आपको यार सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को बीच आता है। प्यारे बच्चों कुछ द्वीप भारत का आपको रखना है दिमाग में। इधर से देखिए आप, कौन कौन सा द्वीप, देखो यार इस साइड यार बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब देखो बंगाल की खाड़ी में आपको द्वीपों का जो समूह है, आप सब जान रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों का समूह है वह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। पूछा जाए
कि यार है ना, अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। धीरे धीरे मैं करके मतलब दिमाग में मैं डालने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। अंडमान को यार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन, पॉइंट बना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, तो आपको याद रखना है ना, कि 10 डिग्री चैनल। क्योंकि द्वीप का बात कर रहे हैं तो सिर्फ द्वीप का बात करेंगे, ज़्यादा इसमें घुसाएंगे फिर कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। इधर देखो यार अरब सागर, अरब सागर है ना। अरब सागर में आपको द्वीप समूह है जिसका नाम है यार लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, क्या नाम है इसका, लक्षद्वीप। तो पूछा जाए कि लक्षद्वीप कहाँ है भाई, तो अरब सागर में, है ना प्यारे बच्चों। और अंडमान निकोबार कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर देखो यार इस साइड, यहाँ जानते हो यार कि नीचे का जो इलाका आपको है, ये वाला जो इलाका है, ये आपको कौन सा सागर है भाई, तो हिंद महासागर। और यहाँ पर हिंद महासागर में आपको स्थित है मालदीव। मालदीव, तो याद रखना प्यारे बच्चों, पूछा जाए कि मालदीव कहाँ है, तो इधर मैं क्या बोला, हिंद महासागर। तो मालदीव प्यारे बच्चों आपको हिंद महासागर में है ना। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप को हम लोग कहते हैं यार मूंगा का द्वीप, मूंगा द्वीप। पूछा जाए कि मूंगा द्वीप कौन कहलाएगा, तो लक्षद्वीप। देखो क्लास में जब इंटरेस्ट लीजिएगा तो देखो 70-80% तो क्लास में ही याद हो जाएगा। इसको जब नोट्स बना लीजिएगा और इसका मैं रिवाइज करा दूंगा तो परमानेंट आपके दिमाग में अट जाएगा, मेरा जो विश्वास है ना। आप जितना विश्वास से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर उतना ही विश्वास से अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखो यार भारत का एक और द्वीप हम लोग को डिस्कस करना है ना। यहाँ पर है यार न्यू मूर द्वीप, है ना जी, न्यू मूर द्वीप। इस साइड पूरब साइड इसलिए किए हैं, है ना। कौन सा आपको नक्शा बनाना है, इस साइड तो आप जान ही रहे हैं कि कौन चीज़ है, पानी का स्रोत तो बंगाल की खाड़ी। नीचे कौन है, तो हिंद महासागर। इधर कौन है, तो अरब सागर। और ये द्वीप मैंने आपको क्या बताया, न्यू मूर द्वीप। ये नया नया, न्यू देखो, न्यू है, नया न्यू है, का है, कहे कि नया नया द्वीप है। 1970 ईस्वी में, याद रखिए 1970 ईस्वी में, पहले से रहे तब ना। 1970 ईस्वी में आपको यार भोला नाम का तूफान आया था। तूफान का नाम क्या था, भोला। अब भोला नाम का तूफान जब यार बंगाल की खाड़ी में आया, है ना, तो यार न्यू मूर द्वीप यहाँ पर पैदा हो गया। न्यू मूर द्वीप यहाँ पर पैदा हो गया 1970 में। अब नया नया पैदा हुआ, है ना। 71 में बांग्लादेश, जानते हो ना बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, 1971। चलिए इसको नहीं भी नोट कीजिए, अभी आपको द्वीप पर रहना है। तो भाई अब इस पर दोनों देश क्लेम करने लगे, है ना। तो भारत में यार मान लो कि भारत इस न्यू द्वीप को कहता है पूर्वबासा, पूर्वबासा द्वीप, है ना जी। भारत क्लेम कर रहा है कि मेरा पूर्वबासा द्वीप है ना। और बांग्लादेश इस द्वीप को कह रहा है दक्षिणी तालपट्टी द्वीप। तो अब देखो यार न्यू मूर द्वीप से क्या क्या चीज तुम समझे कि न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी, पहले से नहीं था, नया नया आया। 1970 में भोला नाम का तूफान आया जिससे न्यू मूर द्वीप पैदा हुआ। भारत में इसको क्या कहते हैं, पूर्वबासा द्वीप। और बांग्लादेश में इसको कहते हैं यार दक्षिणी तालपट्टी द्वीप। लेकिन देखो लक्षद्वीप अरब सागर, मूंगा द्वीप, मालदीप हिंद महासागर, है ना। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड।
अटलांटिक महासागर और आर्कटिक सागर के बीच में कनाडा, और ग्रीनलैंड को हम लोग कहते हैं लोगों का द्वीप। क्या बच्चा? लोगों का द्वीप। प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह मैंने आपको इंडोनेशिया बताया। अब इधर आइए, देखो प्रशांत महासागर में, इससे प्रश्न इस बार था, प्रशांत महासागर में आपको यार है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, प्यारे बच्चों, हवाई द्वीप को पुराने जमाना में इसको कहते हैं यार प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं इसको, प्रशांत महासागर का चौराहा। तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो हवाई द्वीप। प्यारे बच्चों, इस है ना पुराने जमाने में उसका पुराना नाम जो था, पुराना नाम जो इसका था वो यार सैंडविच द्वीप था। सैंडविच द्वीप। तो प्यारे बच्चों, पूछा जाएगा कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या था? तो सैंडविच द्वीप। प्रशांत महासागर का चौराहा कौन है? तो हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। लेकिन देखो यहाँ ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है ना, तब आपको सैंडविच द्वीप आपको मतलब टिक करना है। वर्तमान में आपको यार एक सैंडविच द्वीप भी है। पूछा जाए, सीधे पूछा जाए, पुराना नारा पूछा जाए कि सैंडविच द्वीप भाई कहाँ है, तो आपको नोट कर लेना है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। चलिए प्यारे बच्चों, द्वीप को रखना है दिमाग में, मतलब कि फिलहाल अब इतना कर लो, आगे जाके और भी लाएंगे। आज जो कराए हैं, जो मोस्ट प्रॉब्ली, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें लगा, ऐसे तो यार फिर लाखों है। हाँ, 2 चीज़ और कर लो। भारत का यार दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब कि वह द्वीप जो यार नदी के द्वारा बनाया गया हो। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो यार माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ है भाई? तो असम में। और प्यारे बच्चों, ये किस नदी से बनता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। पूछा तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। और कहाँ प्यारे बच्चों? असम। लेकिन दुनिया का सबसे छोटा, ये तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, अगर दुनिया का यार सबसे छोटा आपको नदी द्वीप का बात किया जाए, तो दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप प्यारे बच्चों, उसका नाम है यार उमानंद। उमानंद। और उमानंद की भी कहानी सेम ही है। उमानंद जो द्वीप है ये आपको यार असम में है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो द्वीप से इतना चीज़ आप अपने दिमाग में डालिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नोट्स जरूर बनाइए। भाई देखो यार, अब महादेश से, इस पर मैं आज जो आपको मतलब कि कहने जा रहा हूं। तो देखो यार, किस महादेश में सर्वाधिक देश हैं? तो सर्वाधिक देश आपको यार अफ्रीका महादेश में है ना। सर्वाधिक देश आपका कौन सा है? अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में 54 देश हैं, है ना। दूसरा नंबर पर जो देश है, देशों की मतलब इस अफ्रीका महादेश में 54 देश है। लेकिन यार एशिया में प्यारे बच्चों आपको यार 48 देश है, दूसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर आपको यार यूरोप, है ना, यहाँ पर यार 44 देश है, 44 देशों का समूह है यूरोप। और चौथा नंबर पर, है ना,
आपको प्यारे बच्चों कौन, तो उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर यार 23 देश है। प्यारे बच्चों एशिया है ना। अब इस महादेश से, एशिया महादेश से क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। एशिया देखो यार सबसे बड़ा महादेश है ना जी, सबसे बड़ा महादेश है। दुनिया का कम से कम 80% जनसंख्या यार एशिया में है ना। तो एशिया महादेश को पहला चीज नाम मिला है यार मानव महादेश। पूछा जाए कि मानव महादेश, मानव महादेश है ना। और दूसरा कि भाई देखो एशिया में क्या खासियत है कि अगर मान लो कि यार यूरोप से इंग्लैंड का आदमी आए, जर्मनी का आदमी आए है ना, तुम्हारा यार इटली का आदमी आए है ना, तुम पहचान नहीं पाओगे कि कौन जर्मनी का है, कौन फ्रांस का है, कौन इटली का है, कौन बेल्जियम का है, कौन स्कॉटलैंड का है, ये आप नहीं पहचान पाएंगे है ना जी, क्योंकि सब आपको एक ही जैसा लगेगा। लेकिन यार एशिया में देखो यार चाइनीज लोग, चाइना एशिया में है, नेपाल देखो एशिया में है ना। भारत में ही देख लो यार कि पंजाब के लोग कितने हट्टे कट्टे है ना। इधर यार मतलब इस साइड इधर आ जाओ यार बांग्लादेश, और दक्षिण भारत जाओ तो विविधता है ना जी। तो इसको यार दूसरा नाम मिला है विविधताओं का महादेश। तो प्यारे बच्चों मानव महादेश एशिया, विविधताओं का महादेश एशिया, सबसे बड़ा महादेश है ना एशिया, और सबसे ज़्यादा कंट्री किस में, अफ्रीका में। प्यारे बच्चों अफ्रीका में देखो यार सब जगह जंगल जंगल अंधेरा है, इसलिए अफ्रीका को हम लोग कहते हैं यार अंध महादेश, अंध महादेश। और देखिए यार है ना महादेश पर हैं, जब अक्षांश देशांतर और मतलब कि सब कर्क रेखा से डिस्कस करेंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे। इसे सुन लीजिए कि अफ्रीका ही वो महादेश है जिससे कर्क रेखा, विस्पत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। देखिए महावीर बैच में भी सब पढ़ाए हुए थे और पूछा है प्यारे बच्चों। अब मैं बस उसको और अच्छा से थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए और सरल कर रहा हूँ ताकि बच्चा जगे और उसको कल्याण तक पहुँचाया जाए। अंध महादेश आपको अफ्रीका कहलाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो यार अंटार्कटिका महादेश है तो सालों भर आपका उसमें यार मतलब कि बर्फ जमा है तो श्वेत महादेश है। दक्षिणी अमेरिका को हम लोग कहते हैं यार पक्षियों का महादेश, नोट कर लीजिएगा। श्वेत महादेश, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका को हम लोग कहते हैं पक्षियों का महादेश। इसमें भी नोट करेंगे मानव महादेश और विविधताओं का महादेश एशिया। प्यारे बच्चों अंध महादेश अफ्रीका है ना जी। किस महादेश में सबसे ज़्यादा कंट्री है, तो फट से बोलिएगा आप अफ्रीका। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ जीके का हो गया ये पोर्शन। आज अब साइंस पर आओ। साइंस पर आओ तो देखो यार आपका प्रश्न है कि अगर द्रव्यमान 30 kg हो और त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बल ज्ञात करें। लेकिन संजीवनी बैच है, ऐसे तो यार हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे तो बढ़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। देखो कल हम लोगों ने यार बात किया था विस्थापन का, किया था ना, रिवाइज करो, कल जो नोट्स बनाया है उसको मजा आने वाला है। विस्थापन में मैंने क्या बोला था कि वस्तु की यार प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी है आपको क्या, विस्थापन। प्यारे बच्चों विस्थापन बटे समय, विस्थापन कल हम लोग किए थे, विस्थापन बटे यार समय आपका क्या कहलाएगा, वेग। मतलब यार विस्थापन का दर क्या कहलाएगा, वेग। वेग में भी कल हम लोग ने चर्चा किया था कि यार एक u आपका प्रारंभिक वेग है ना प्यारे बच्चों, u आपका प्रारंभिक वेग
और v आपका यार अंतिम वेग, कल हम लोग का चर्चा हुआ था। तो विस्थापन का दर आपको यार वेग, और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, सदिश राशि है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों जो वेग का दर है, वेग का जो दर है ना, तो वेग का दर मान लो कि यार वेग का दर है v माइनस यू बाई टी है। तो वेग का जो दर है प्यारे बच्चों, उस चीज को हम लोग कहते हैं यार क्या, त्वरण। तो वेग का दर आपका क्या कहलाएगा, त्वरण। अब देखो यहां से अब देखिए ये चीज तभी समझिएगा कि कल वाला क्लास जो बच्चा किया हुआ जो नहीं किया वो करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला चीज है, शुरू का जड़ भूलिएगा तो फिर दिक्कत है। v माइनस यू बाई टी इजकल टू क्या, a, है ना जी। अगर हमको यार इसमें से भी खोजना रहे, अंतिम वेग निकालना रहे, तो हमारे पास अंतिम वेग निकालने के लिए क्या ऑप्शन है, हम यहाँ से करेंगे यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्यारे बच्चों तो दिखा इधर a है इधर t है, तो एक साइड आपका क्या आया v माइनस यू, और एक साइड आपका क्या आया a और t, a गुने t। तो जब अंतिम वेग का बात करेंगे और हम v को खोजेंगे, जहाँ यार v को खोजेंगे तो देखिए यार v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। समझ में आया। चलिए इस पर यार एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं, घबराना क्यों है, इसको नोट कर लीजिए। क्या क्या नोट, जो कल किए होंगे वहाँ तक तो यार कर ही लिए होंगे। यहाँ पर यार त्वरण बराबर मैंने क्या बताया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी इजकल टू ए, v माइनस यू बाई टी इजकल टू ए टी, और v अंतिम वेग बराबर यू प्लस ए टी। देखो यार विस्थापन का मैंने यार कल आपको सूत्र बताया था क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कल लिखे होंगे विस्थापन का सूत्र ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पर देखिए हमने एक आपको यार छत से गिरने वाला कॉन्सेप्ट भी दिया था। मान लो यार जब कोई चीज गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में गिर रहा है ना जी, तो जब कोई चीज गिर रहा है तो उस पर जो त्वरण होगा वो कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो नीचे गिर रहा है तो आपका यार यही आपको विस्थापन निकालना रहे तो यू टी इजकल टू यार हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। और इस न्यूमेरिकल के लिए जी का मान मतलब कि लिया जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे तो आप सब जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है यार 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना जी बच्चा। हैं अब देखो यार 4 सेकंड अगर समय लगावे तो कल वाला जो क्लास किया हो बच्चा फट से कहेगा कि गिट्टी यहाँ पर है और ऐसे ऐसे करके गिरा ही, तो गिरते समय तो यार u इसका कितना था, u इसका यार आपको यार u बराबर क्या था, ये तो 0 था, इसमें t कितना हुआ, u 0 था, t हमको लग रहा है यार 4 सेकंड, है ना जी। और जब नीचे गिर रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण से गिर रहा है तो g हम लोग ने क्या ले लिया 10, तो निकाल तो लिए हम, पता तो लगा लिए कि कोई अगर ढेला छत्ता से नीचे गिरे में 4 सेकंड लग रहा है तो यार वो कितना मतलब कि स्थल और छत की ऊंचाई क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पर जब आएंगे हम लोग तो देखो यार जब शुरू में आपने इसको गिराया था इसका वेग क्या था 0, तो हमारा u क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है प्यारे बच्चों 0, तो 0 गुने यार 4 कर दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ना है इसमें। लेकिन अब देखो यार हाफ और g हम लोगों ने 10 ले लिया है और t कितना है तो 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 गुने 4, तो इसको 2 से आप कैंसिल कर दिए प्यारे बच्चों, तो 4 दूनी 8, है ना जी। और 8 गुने 10 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको यार 80 मीटर। उसी तरह से आज हम लोगों ने यार किस चीज को फाइंड किया, आज हम लोगों ने फाइंड किया वेग। हमने भाई देखो यार
ए बराबर क्या हुआ, v माइनस यू बाई टी। तो इस हिसाब से यार हम लोगों ने v अंतिम वेग बराबर क्या निकाला, u प्लस ए गुने टी। अब इससे भी देखो यार प्रश्न पूछा जाता है ना, पूछ लिया जाएगा कि एक छत है और यहाँ से एक पत्थर है, इसको गिरने में लग रहा है 6 सेकेंड, है ना। तो देखो यार इस जमीन से गिरने से पहले, मान लो जमीन टच करने से पहले यहाँ पर इसका वेग क्या होगा, मतलब कि अंतिम पोजीशन जो सबसे है इसका वेग क्या होगा। तो चूंकि जब ये गिर रहा है तो ए के बराबर क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पर यार v बराबर हम लोग रख लेंगे क्या, u प्लस जी इंटू टी। बताइए देखिए कितना आसान है। छत से यार ये वस्तु गिरा और g का मान आपको यार 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको वहाँ पर दिया रहेगा, है ना। तो जब आप यार अंतिम वेग निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा यार, v बराबर हम लोग का u तो शुरू में 0 था, g हमारा कितना है तो 10 है और समय कितना ले रहे हैं तो 6 सेकेंड। तो गुने यार 6 बराबर कितना 60 मीटर प्रति सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आइए आते हैं यार आज के प्रश्न पर। अगर द्रव्यमान 30 kg हो और त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बल ज्ञात करें। देखो यार बल F, बल जिसको हम लोग कहते हैं यार फोर्स, है ना। तो देखो यार F बराबर आपको प्यारे बच्चों होता है यार m गुने a। m क्या है यहाँ पर, m आपका यार द्रव्यमान है और a आपका जो क्या है आपका यार त्वरण है। मतलब द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल आपका क्या है, बल। और प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि द्रव्यमान 30 kg हो और त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। अब बल निकालें। कई बच्चे तो खैर इतना आसान प्रश्न देख के भाग जाते हैं, है ना। अबे यार कितना आसान है, F निकालना है और m द्रव्यमान हमारा यार 30 kg दिया हुआ है और F बराबर m गुने a, तो 30 गुने यार 6 तो करना था, 30 गुने 6 किए तो यार क्या हो गया 180 न्यूटन, क्योंकि बल को हम लोग किस चीज़ में माप रहे हैं, न्यूटन में। चलिए बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना है। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज के लिए किस धातु का प्रयोग किया। प्यारे बच्चों इतना तो जरूर जान रहे हो आप कि परमाणु का नाभिक को खोजने वाला कौन था, रदरफोर्ड, है ना। केमिस्ट्री बेसिक क्लास के लिए, है ना, हमारा वीडियो बना हुआ है 2 गो, 1 और 2 वीडियो मैं मतलब कि ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। फिर तो केमिस्ट्री बिल्कुल थोड़ा दूसरे तरह का मतलब कि ये सब्जेक्ट है, तो इसलिए अलग से इसको हम रिकॉर्ड किए हैं। केमिस्ट्री में ऐसा है कि यार देखो फिजिक्स में आपको चलिए लाइट पढ़ा रहे हैं तो हो सके पीछे का मतलब कि साउंड से मतलब नहीं है, पर केमिस्ट्री में शुरू का जो क्लासेज है, बेसिक क्लासेज है, उसी के आधार पर यार केमिस्ट्री में सारा चीज़ है। तो शुरू का बेस नहीं मजबूत करेंगे तो केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ेगा। तो केमिस्ट्री को अगर अच्छा से आप अपने पल्ले में लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इसके लिए 2 क्लास मेरा रिकॉर्डेड है, ये दोनों क्लास बिल्कुल आप कीजिए और उससे नोट्स बनाइए ईमानदारी से, है ना। उसके बाद पल्ले पड़ जाएगा। ऐसे इस प्रश्न का आपको यार नाभिक का प्रयोग आप सब जान रहे हैं यार, सोना। तो 2 जो क्लास है उस क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज़ है, उतना बेसिक बात समझिएगा तभी इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा ऊंचा ले जाने में मज़ा आएगा। तब आप यार अम्ल, क्षार, है ना, आयन सब समझने लगिएगा, रिएक्शन अपने आप खटाखट आपके दिमाग में घुसेगा, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, है ना जी, सारा चीज़। लेकिन वो बेसिक का क्लास करना बहुत ज़रूरी है ना। उसके लिए मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो दोनों क्लास आपके बीच में हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, उसको ईमानदारी से देखिएगा। चलिए अब आते हैं कोशिका में दहन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो देखो यार कोशिका से क्या चीज़ तुमको दिमाग में डालना है। कोशिका से अभी हम लोग कल के क्लास में क्या क्या किए थे, तो कल के क्लास में हम लोगों ने यार कोशिका से क्या क्या किया था कि पेड़ पौधा का जो यार कोशिका है
पेड़ पौधा का जो कोशिका है उस कोशिका के चारों तरफ यार, पेड़ पौधा का जो कोशिका है उस कोशिका के चारों तरफ यार कोशिका भित्ति है ना? किसमें? तो पेड़ पौधे में, याद है? पेड़ पौधे में क्या है? तो कोशिका भित्ति है। कल हम लोगों ने किया था डिस्कस कि कोशिका भित्ति का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज भी रॉबर्ट हुक ने यार 1665 ईस्वी में किया था। और इस चीज का जिक्र रॉबर्ट हुक ने किया था यार माइक्रोग्राफिया नामक यार रॉबर्ट हुक का पुस्तक था। जो बच्चे कल का क्लास किए हैं तो चीज नोट किए होंगे, है ना? और नोट करना बहुत जरूरी है। तो कोशिका भित्ति का खोज करने वाला रॉबर्ट हुक, है ना जी? सबसे पहले कोशिका खोजा रॉबर्ट हुक, ठीक ना जी? और कोशिका भित्ति किसमें है? तो पेड़ पौधे में। और प्यारे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा वो मृत कोशिका था, मृत कोशिका, है ना? और मृत कोशिका, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? ल्यूमेनहॉक। कल हम लोगों ने बात किया था। प्यारे बच्चों, जो जीव जंतु का कोशिका है, कल हम लोग चर्चा किए थे कि जीव जंतु के कोशिका के बीच में आपको क्या है? तो केंद्रक है। केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन, याद कीजिए, रॉबर्ट ब्राउन। और यार जीव जंतु के कोशिका के बाहर, जीव जंतु के कोशिका के बाहर जो एक कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो इस पर बिहार पुलिस में आपको पूछा था, इसका खोज किसने किया था? तो सिंडेन और निकोलसन। सिंडेन और निकोलसन, कल हमने लिखवाया था आपको, सिंडेन और निकोलसन। कोशिका भित्ति यार बना किसका है? तो लिपिड और प्रोटीन का। भाई बीच में जो एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है? तो डीएनए। कल हम लोग ने किया था कि डीएनए का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक। इतना हमने किया है। अब उस नोट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए आप तरीका से। देखो यार, कोशिका दो प्रकार का होता है। एक हुआ यार प्रारंभिक कोशिका, प्रीकैरोटिक। और एक होता है यार पूर्ण विकसित कोशिका, पूर्ण विकसित कोशिका, जिसे हम लोग कहते हैं यार यूकैरियोटिक। तो एक आपका यार प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिका, एक आपका पूर्ण विकसित कोशिका। यहां से क्या प्यारे बच्चों, जो प्रारंभिक कोशिका है, मान लो कि कोई कोशिका बनने चला पर पूरी तरह से कोशिका वो बन नहीं पाया, तो प्रारंभिक कोशिका जो है वो पूरा यार डेवलप कोशिका नहीं है। इसके पास यार केंद्रक का क्या है? अभाव है। प्रारंभिक कोशिका में केंद्रक नहीं है, याद रखें। लेकिन जो पूर्ण विकसित कोशिका है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है, तो यूकैरियोटिक कोशिका का यार आपको दो पार्ट हुआ। एक तो यार जीव जंतु का, पूछेगा कि जीव जंतु की कोशिका कौन सी कोशिका, तो आपको कहना है यार यूकैरियोटिक, मतलब कि पूर्ण विकसित। और दूसरा यार पेड़ पौधे का, पेड़ पौधे का। और अभी तक मैंने यार जीव जंतु और पेड़ पौधे में डिफरेंस कोशिका में मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज बताया है कि पेड़ पौधे के कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति है ना? कोशिका समझ लीजिए तो भाई बायोलॉजी आपका मतलब कि हो गया 70% क्लियर, है ना? तो पेड़ पौधा का यार में कोशिका भित्ति है जिसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था। जीव जंतु में कोशिका झिल्ली है ना जी? प्यारे बच्चों, जो पूर्ण विकसित कोशिका होता है ना? अब यहां बात करते हैं हम लोग कि देखो यार, जो प्रीकैरोटिक कोशिका है इसके पास केंद्रक नहीं है, केंद्रक नहीं है, समझ रहे हो ना बात? और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, पूर्ण विकसित कोशिका है, इसके पास केंद्रक है ना? और केंद्रक के अंदर क्या रह रहा है? गुणसूत्र, याद रखें। तो यूकैरियोटिक कोशिका के पास केंद्रक है,
लेकिन यार पी कैरोटिक कोशिका के पास केंद्रक नहीं है। और क्या डिफरेंस आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, जैसे यार कोशिका के अंदर मान लो कि ये पूर्ण विकसित कोशिका है, तो इसके अंदर बहुत सारा अंग है, कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, अंतःस्रावी जलिका, ये सब कोशिका का क्या है, कोशिकांग है ना। समझ रहे हो मेरे बात को। तो देखो यार जितना मैंने यार कोशिकांग बताया उसमें देखो मेन आपको यार माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तीसरा यार आपको यार राइबोसोम, चौथा याद रखिए गोल्जी काय, गोल्जी काय, चौथा पचमा अंतःस्राविक जलिका। तो देखिए इस कोशिका का अंग है, जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, आग लगने का काम यही होगा, आगे जाके समझाएंगे सब चीज। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है ना जी, गोल्गी बॉडी मतलब कोशिका का पहरेदार है ना। अभी जितना लिखवाए उतना ही लिखना है, जो बोल रहे हैं वो सुन के रखना है। गोल्गी बॉडी कोशिका का पहरेदार है। और भाई अंतःस्रावी जलिका जो होता है जिसमें यार राइबोसोम लटका हुआ रहता है ना प्यारे बच्चों। अब देखो पूर्ण विकसित कोशिका के अंदर केंद्रक है और प्रारंभिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है। और जितना ये आप बॉडी देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रारंभिक कोशिका में नहीं है, लाइसोसोम प्रारंभिक कोशिका में नहीं है, गोल्गी बॉडी प्रारंभिक कोशिका में नहीं है, अंतःस्रावी जलिका प्रारंभिक कोशिका में नहीं है। तो कोशिकांग में भाई दोनों में जो सिमिलर कोशिकांग है वो कौन है, तो राइबोसोम। पूछा जाए कि राइबोसोम निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रारंभिक कोशिका में पाया जाएगा, दे देगा यार माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। अब खटाक से कहना कि राइबोसोम, और दे दिया जाएगा कि निम्न में से यार कौन नहीं है, तो सब तो नहीं है ना। केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस नहीं है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम नहीं है ना जी। तो इतना आप करिए बेस, इसी बेस को धीरे धीरे करके हम टॉपिक वाइज बढ़ाएंगे, ताकि सब टॉपिक, मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री में लगल हैं तो चल रहे हैं बाबरे में 20 दिन, ऐसे नहीं होगा तैयारी। सब टॉपिक पर कुछ ना कुछ मतलब कि झाड़ फूक लगते रहना चाहिए। तो भाई कोशिका का पावर हाउस आपको यार माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पावर हाउस है इस पर भी चर्चा होगा आगे आकर, है ना। सब चीज़ को मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। अभी कुछ कुछ चीज़ बेसिक चीज़ जो है इसको आप नोट्स में करते चलिए। अब देखो यार न्यू इंडिया पत्रिका का संबंध निम्न में से किससे है ना। इस पर देखो यार मैं आपको एक मतलब कि हल्का रिवाइज करा दे रहा हूँ। न्यू इंडिया और कॉमन बिल, कॉमन बिल, न्यू इंडिया और कॉमन बिल एनी बेसेंट, है ना। जो बच्चे, अधिकतर बच्चे तो यार जो मेरा क्लास है जो नए हैं उन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा, पुराने बच्चों को तो ये सब सारा करवाया हुआ हूँ। भाई महात्मा गांधी का पत्रिका मैंने बताया था यार, हरिजन हैं, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। तो हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, प्यारे प्यारे बच्चों क्या, तो महात्मा गांधी, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक प्यारे बच्चों, और राजा राम मोहन राय की पत्रिका मैंने आपको बताया था क्या, तो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। तो प्यारे बच्चों बाल गंगाधर तिलक, मराठा केसरी, महात्मा गांधी का पत्रिका में मैंने क्या क्या बताया, हरिजन, हरिजन,
यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, एनी बेसेंट का क्या भाई, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेके, जो बच्चे नए हैं इसको जरूर लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब की पत्रिका है, ज़्यादातर स्ट्राइकिंग होता है यहाँ से। आगे जाके यार इस पर हम लोग और भी चर्चा करेंगे। भाई जगिए, देखो एक किसान यार जिसको यार 1 बीघा 2 बीघा खेत है ना, अब मतलब मान लो यार कि आ गया धान रोपने का समय है, और जानते हो कि पूरा तरह से यार जो चावल होता है वो पानी पर निर्भर है, और मान लो शुरुआत दौर में यार पानी नहीं पड़ा, किसान तो रोपता है यार, है ना, उस आशा के साथ। और सोचो कितना मेहनत किया जाता है किसान आज के डेट में। देखिए आप लोग उस परिवेश से जुड़े हुए हैं, अधिकतर बच्चे जो हमको सुन रहे हैं, भाई कितना मेहनत होता है। 2 बीघा अगर धान का खेती करना है तो पहले यार धान बुनो, फिर तुम्हारा यार तैयार हुआ, फिर उसको यार रोपनी करो, कबाड़ के रोपनी करो मोरी का, है ना, फिर यार खेत को यार जहाँ रोपना है उसको भी तैयार करना है, हल भी देना है, पटाना भी है, ऊपर से चौकी चला कर बिल्कुल दम उसको सरपट कर देना है। रोपनी करने के बाद भी हेडक है कि भाई निकौनी करना है, खाद देना है, पूरा प्रक्रिया देखो कितना लंबा चौड़ा है, और कितना यार उत्साह से यार मतलब कि हम लोग ये सब काम किए हुए हैं। आप लोग भी यार इससे जुड़े हुए हैं, और उससे है ना, उस उत्साह से अगर आप ये काम कीजिएगा तो सोचिए आपको नौकरी लग जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो दृढ़ निश्चय होके काम करना है, डर के मतलब भागिएगा तो कभी कुछ नहीं सीखिएगा। और फिर कह रहे ना कि लड़ाई कहीं पर भी है तो यार आज के डेट में यार 100 को हराइएगा तो 1 मिलेगा। बिहार पुलिस में रिटर्न में यार 27 को हराइएगा तो मतलब कि यार आपको 1 मिलेगा। कंपटीशन और भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन जो अच्छा पढ़ेगा, मोटिवेटेड रहेगा, मेहनत करेगा, उसके अंदर यार विद्या का संचार होगा ही। और जब यार यहाँ पर हमारा यार माथा मजबूत है फिर हेडक नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। देखो यार इंग्लिश का आगे मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, पहले यार कल जो चीज़ किए थे, देखिए आपके इंग्लिश का जो मैंने देखा बिहार पुलिस का सिलेबस, इसमें यार आपका साइनो और एंटो, मतलब साइनो मतलब यार समान अर्थक शब्द, एंटो मतलब विलोम शब्द, फिर हमने यार इडियम्स देखा, मुहावरे, फ्रेजेज देखा, फ्रेजल वर्ब्स, और जो आपका क्वेश्चन में था आपको था यार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो कल देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ने क्या क्या किया था। पहला चीज़ किया था कि जो यार अपना कर्जा चुकाने में सक्षम हो, याद कीजिए कल के क्लास किए होंगे यहाँ तक जो बच्चे पहुँचे होंगे, क्योंकि बैच तो है संजीवनी, और ये सब पिलाने का वादा किए हैं हम कि जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ेगा वो इंग्लिश में भी 10 में 10 मार्क के आएगा। तो प्यारे बच्चों पहला यार मैंने क्या बताया था कि जो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम हो, बीइंग एबल टू पे वन डेप्थ, है ना, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। लेकिन जो कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं हो, इनसॉल्वेंट या बैंक रप्ट। नींद में अगर कोई चल रहा है तो सोमनाबुलिज्म प्यारे बच्चों, और नींद में अगर बोल रहा है तो सोमनाल्यूकिस्ट। और प्यारे बच्चों हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कल किया था कि वैसी दवा जो आपको इंड्यूस करे, ए ड्रग और मेडिसिन इंड्यूस यू टू स्लीप, मतलब ऐसा दवा, ऐसा रसायन जो आपको नींद की ओर लेके जाए, वो क्या है, नारकोटिक या स्पॉर्फिक। फिर हम लोगों ने कल किया था यार इडियम फ्रेजेज भी किया था प्यारे बच्चों। पहले इस चीज़ को आप कीजिए, सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो कल रियल में लिखा होगा वो एकदम सीख ही जाए, है ना। प्यारे बच्चों हम लोगों ने इडियम फ्रेज में किया था आपको यार, पहला किया था कि यार
ए बैड पैच मतलब क्या, डिफिकल्ट समय। और डिफिकल्ट समय में मैंने आपको यार बताया था रेनी डेज, ए बैड पैच रेनी डेज आपका कैसा समय है भाई, तो कठिन समय। दूसरा हम लोगों ने किया था ये बेड ऑफ रोजेज, भाई गुलाब बिछा हुआ बेड पर, तो क्या हेडक है ना, अच्छा समय है, गुड टाइम है। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये बोन ऑफ कंटेंशन, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब क्या, झगड़े की वजह, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ क्वेरल, किया था कि नहीं किया था प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हम लोगों ने किया था ये ब्लू आइड बॉय, जिसका आंख नीला हो, आंखों का तारा हो, मतलब कि आंख बड़ा ही प्यारा हो, आंखों का तारा हो, फेवरेट बॉय, किए थे ना। फिर यार फर्म, FIRM फर्म, सॉलिड, हमें अपने लक्ष्य के लिए फर्म होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, है ना जी। फिकल, चेंजेबल किए थे। और फीबल क्या किए थे, कमजोर। आज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं इसमें आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों पहला है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब क्या, मतलब ये कह रहा है डिसाइड मतलब क्या हुआ यार, निर्णय लेना, स्टेट ऑफिशियली सरकारी तंत्र, क्या कोर्ट, है ना, समबडी किसी को, इज नॉट नहीं, गिल्टी मतलब दोषी, और देखो यार क्राइम, है ना। तो बच्चों यार कोई अगर कोर्ट किसी को डिसाइड करता है कि वह दोषी नहीं है, अब कोर्ट में अगर वो दोषी नहीं है, नॉट गिल्टी, तो भैया वो हो गया क्या, मुक्त हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा। एक्विट मतलब क्या, उसको बेल मिल जाएगा, उसको भाई जेल में नहीं रख सकते हैं। क्या कर रहा है, टू डिसाइड एन स्टेट ऑफिशियली इन द कोर्ट दैट समबडी, मतलब कि कोई दोषी नहीं है, किसका दोषी नहीं है, किसी क्राइम का दोषी नहीं है, तो वो क्या है, एक्विट है प्यारे बच्चों। दूसरा, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग, फिजिकली मतलब कि यार कोई आदमी शारीरिक रूप से, डिपेंडेंट मतलब क्या, तुम अपने गार्जियन पर डिपेंडेंट हो, मतलब निर्भर हो। तो कोई यार शारीरिक रूप से आपको यार निर्भर है किस चीज़ का, हार्मफुल ड्रग्स का, मतलब सिगरेट का लत है, कोकीन का लत है, और भी ऐसा चीज़ है, नशा वाला जो चीज़ है, लत है, उस लत को हम लोग कहते हैं क्या, एडिक्ट। कोई चीज़ एडिक्ट है तो क्या है, उस चीज़ का यार उसको लत है ना। देखो यार पहला, कोर्ट जिसको मुक्त कर दे, दोषी नहीं माने, गिल्टी नहीं माने, गिल्टी मतलब दोषी, गिल्टी नहीं माने तो वो क्या है, एक्विट है, मुक्त है, ACQUIT। पर्सन अगर कोई यार शारीरिक रूप से किसी भी चीज़ का आदी हो गया है ना, ड्रग्स का यार डिपेंडेंट हो गया, निर्भर हो गया उस पर कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो क्या है, एडिक्ट। अब देखो यार, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, मतलब विश्वास करना, बिलीव, तुम तो कहते हो नॉर्मल बात है कि हम पर बिलीव नहीं है, मतलब विश्वास नहीं है, इन द फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, मतलब आप अगर किसी के, मतलब कि किसी का अनुसरण कर रहे हैं, है ना, किसी का अनुसरण कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका, देखो यार यहाँ पर वर्ड आपका छुपा हुआ है, अडहेयर। प्यारे बच्चों देखो अडहेयर मतलब देखो क्या होता है, अडहेयर मतलब होता है यार मजबूती से बंध जाना, है ना। हम किसी के साथ मतलब मजबूती से बॉन्डेड हैं, तो अडहेयर है। अडहेयर का मतलब, अडहेयर शब्द आया एडहेसिव से, कोई भी फेविकॉल और क्विक फिक्स देखिएगा उस पर लिखा रहेगा एडहेसिव, मतलब चिपकाने वाला, उससे आया अडहेयर, है ना। लेकिन अगर हम किसी के विचारों से भी अगर बंधे हुए हैं, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, आई अडहेयर द पाथ ऑफ महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी के रास्ते को अडहेयर करता हूँ, अनुसरण करता हूँ, तो इसी तरह से यहाँ पर है
कि अगर किसी के विश्वास को, किसी बिलीव इन द, फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, मतलब कि आप किसी पर भरोसा करके उसके पीछे चल रहे हैं, उस नीति पर चल रहे हैं, उस चीज को क्या कहेंगे हम? अडहेयर। देखो यार, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स, इस सबको देखो स्क्रीनशॉट लेकर और इसको लिखिए इतना, और याद तो देखिए मैं खट से करा दूंगा आपको। कल वाला जो कराए थे उसको क्या हमको देखने का जरूरत पड़ा? अब देखो यार, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, है ना। आइटम मतलब कि क्या? मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा है। डिस्कस्ड मतलब क्या? बहस, मीटिंग। तो ए लिस्ट ऑफ आइटम्स का मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लो 5, 7, 10 मुद्दा है गांव का, एक जगह बैठे हैं, उस मीटिंग में हम लोग जो डिस्कस किए हैं, उस डिस्कशन से हम लोग को क्या कहेंगे? एजेंडा। नहीं कहते हो कि क्या एजेंडा है फलना का, मतलब क्या? नीति। ये जो आपका आइटम्स है, कौन आइटम के लिए यार कौन नीति अपनाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? एजेंडा। एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग। देखो, एक्सट्रीमली मतलब कि तीव्र। अगर आप तुमको पूरा तेज से बुखार लग रहा है, एक्सट्रीमली फीवर। एक्सट्रीमली मतलब कि तीव्र। मेंटल मानसिक, फिजिकल शारीरिक, और सफरिंग मतलब कि कष्ट भोगना। ऑपरेशन होता है तो जो दर्द होता है, उस दर्द को आप सफ़र करते हैं, तो सफरिंग क्या है? तो कोई आदमी अगर मेंटली और फिजिकली पूरा यार आपको यार सफ़र कर रहा है, मतलब कष्ट भोग रहा है, उस मेंटली और फिजिकली कष्ट को हम लोग कहेंगे एगोनी। AGONY, एगोनी। तो प्यारे बच्चों, अब कितना आप हमारा परीक्षा लीजिएगा। मैं तो देखो यार पूरी तरह से आपके लिए हर टॉपिक, वो 14 के 14 टॉपिक जो आपको आपके स्पर से मिला सकता है, उसको यार आपके दिमाग में फिट कर सकता हूँ कुछ। और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये भरोसा होगा, और यहाँ तक जो पहुँचे हुए हैं उन्हीं से मेरा ये बात है। देखिए, इसको यार आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मेरा यार जो ऐसे टाइप करता है स्टाफ हंसता है, कहता है कि सर, है ना, बताइए कि लन फन बोल के चल जा रहा है और आप इतना जान लगा रहे हैं, है ना, वो भी एकदम सच्चा मन से। कोई भी देखो प्रोफेशनल बात आपके साथ हम नहीं करते हैं, बस चाहते हैं कि जो जुड़ा हुआ है वो जुड़े, डेवलप हो, और भी मैं गरीबों का सेवा करूं। तो इसको जोड़िए। बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।